तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है। आप जिस रेट से पढ़ रहे होते हो वो उसी रेट से बाहर भी निकल रहा होता है। 28% मार्क्स स्कोर करिए और आप 11,000 में अपना स्थान पा सकते हैं। 48% मार्क्स पर रैंक आई थी 1650। यदि आपका रफ वर्क सिस्टमैटिक है तो आप अपनी वो सारी कैलकुलेशंस को एक बार चेक कर सकते हैं। इफ पेपर इज टफ, इट इज टफ फॉर एवरीवन। हेलो चैंपियंस, माई सेल्फ चंद्रशेखर शर्मा, आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम IIT बॉम्बे। आपके JEE एडवांस के एग्जाम में अब से 72 घंटे बचे हैं और इन 72 घंटों में आपको किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखना है, मैनेज रखना है, इसके कुछ टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। उसके अलावा पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पेपर वाले दिन हमको किस तरह से अपने आप को रिलैक्स रखना है, वो चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि आज से हम किन बातों का खास ध्यान रखेंगे और हमारे पेरेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहली बात बच्चों, यू हैव टू रिमेन रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव थ्रू आउट दी 72 आवर्स। मुझे याद है जब मेरा IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम था तो मेरे लिए, क्योंकि हम लोगों को इस तरह से को गाइड करने वाले लोग उस समय थे नहीं, ना ही मेरे घर में कोई इतना पढ़ा लिखा पर्सन था जो मुझे ये बता सके कि IIT एग्ज़ाम कोई ऐसा बहुत आपकी लाइफ के लिए ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि ये एंड ऑफ द लाइफ है। बाद में मुझे पता चला ऐसे तो बहुत एग्ज़ाम होते हैं। IIT एग्ज़ाम के एक दिन पहले से मुझे नींद आना बंद हो गई थी और एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2 दिन बाद तक मुझे नींद आने में बड़ी दिक्कत हुई। IIT का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मैं IIT बॉम्बे पहुंच गया, मेरी डिग्री पूरी हो गई। तब तक मुझे डरावने सपने आते थे और मुझे खौफ होता था कि मेरा IIT का पेपर छूट गया। आप समझ रहे हैं, डिग्री मुझे मिल चुकी है लेकिन मुझे सपना आ रहा है कि मेरा IIT का पेपर छूट गया। इस लेवल का टेंशन मैंने अपने दिमाग में पाल लिया था। मैं मानता हूं अगर वो टेंशन मेरे दिमाग में नहीं होता तो मेरी रैंक शायद अंडर 100 होती। तो आपके लिए भी वो बात लागू है। आपको इन 3 दिनों में खास तौर पे अपने दिमाग पर जो भी तनाव था या आपने अपने दिमाग में जो भी तनाव पाल रखा है या पालने वाले हैं, कतई नहीं सोचना कि मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए या मेरी रैंक पीछे आ गई तो मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, पापा मम्मी क्या सोचेंगे। आपको सिर्फ एक बात सोचनी है कि आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है, बाकी ईश्वर के हाथ में है। जो भी ईश्वर ने आपके लिए तय कर रखा होगा, जो भी आपने मेहनत करी होगी पिछले 2 सालों में, 1 सालों में, वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, बैलेंस्ड रखें। इन 3 दिनों में खास तौर पे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का खास ध्यान रखें। जो आपका IIT एग्ज़ाम का टाइम होता है, स्पेशली 9 से लेकर के 12:30 बजे तक और 2 से लेकर के 5:30 बजे तक। 9 से 12:30 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें लगभग 3.5 घंटे फुली एक्टिव रहना पड़ता है। 3 घंटे का पेपर होता है लेकिन हमारा जो एक्टिव रहने का ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा होता है। तो उस ड्यूरेशन में आपको स्पेशली तीनों दिन लगातार ये प्रैक्टिस करनी है कि उस समय आप कुछ न कुछ रिवाइज कर रहे हों, कुर्सी पर और टेबल पर आप पढ़ रहे हों, कुर्सी पर बैठे हों, टेबल के सामने बैठे हों, और प्रैक्टिस करनी है कि 3 घंटे तक मैं किस तरह से अपनी एनर्जी को T=0 से लेकर लास्ट वाले मोमेंट तक मेंटेन रखूं। वो प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके सामने अनाप शनाप क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आपसे नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसे जो वेल विशर्स हैं उनसे दूर रहें तो बेहतर है। इन 3 दिनों में आपको कोई भी नया मटेरियल सॉल्व नहीं करना। आपको यदि कुछ रिवाइज करना है तो वो करने फॉर्मूले, शॉर्ट नोट्स। यदि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का मन कर रहा है, आपको जैसे रिवाइज करना है मान लो कोई भी टॉपिक, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं वही क्वेश्चंस जो आपने कभी पास्ट में किए थे या IIT के पास्ट पेपर्स। जैसे आपको अगर अपनी स्पीड चेक करनी है, आपको अगर अपने ये चेक करना है कि आप 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, तो आप IIT के पुराने पेपर्स कर सकते हैं। या आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो पास पेपर्स हैं उनको आप कर सकते हैं। जो आखिरी रात होगी, जिसके अगले दिन आपका एग्ज़ाम होगा, उसके पहले की चर्चा हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। ट्रैवल।
यदि आपका सेंटर दूसरे शहर में है और यदि आप ट्रैवल करके जा रहे हैं तो प्रेफर करिएगा कि आप प्राइवेट व्हीकल से जाएं, क्योंकि जिस तरह का इन्फेक्शन का माहौल आजकल फैला हुआ है, रास्ते में मान लीजिए किसी भी कारणवश इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं आप, या जैसे टेम्परेचर चेंज की वजह से, वेदर चेंज की वजह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जुकाम हो जाता है, या मान लीजिए फीवर आ जाता है, या रास्ते में आपने कुछ गलत खा लिया, तो वो आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि लास्ट के 2 दिनों में आप घर का खाना खाएं, सादा खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें। अपने खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, यानी कि ये जो भी चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं, इनका बैलेंस रखें। खास तौर पे ग्लूकोज का जो लेवल है वो आपका मेंटेन रहना चाहिए जेईई एडवांस वाले दिन, क्योंकि उस दिन आप बहुत तेज़ी में दिमाग चलाते हैं। पहले 3 घंटे आप लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद एक ब्रेक आता है। उस ब्रेक में भी बच्चा, मैं जानता हूँ, वो बच्चा सोचता ही रहता है कि पिछले पेपर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग उसको समझाते हैं कि किसी से डिस्कस नहीं करना, लेकिन जैसे उसको उसका दोस्त मिलता है वो कुछ ना कुछ चर्चा शुरू कर देता है। तो एक तो वो चर्चा अवॉइड करनी है, और उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए आपको ऐसा खाना खाना है जो आपको एनर्जी दे। तो एक दिन पहले जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बी केयरफुल, आपको सावधानी से जाना है। ट्रैवल के दौरान कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, दौड़ते हुए बस नहीं पकड़नी है शाहरुख खान की तरह, ठीक है। उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए खास तौर पे बच्चे से इन 3 दिनों में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, कोई एक्सपेक्टेशन बच्चे को नहीं बतानी है कि बेटा तुम आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ फिर अपन लोग कार खरीदेंगे, तुम आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ फिर हम स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, तुम आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ फिर हम फला करेंगे ढिकाना करेंगे। इससे बच्चे के दिमाग पे प्रेशर आता है। इन 3 दिनों में बिल्कुल नेचुरल रहिए, बस बच्चे का ध्यान रखिए। जो भी इम्पोर्टेंट प्रिंट आउट्स हैं, जो आपका आई कार्ड हो गया या कोई प्रिंट आउट है, कोई आपको आईडी चाहिए, तो प्रिंट आउट की 2-2 कॉपीज रखें। एक कॉपी बच्चे के पेंसिल बॉक्स में या बैग में रखें और एक कॉपी आपके पास रखें। यदि बच्चे चश्मा यूज़ करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, तो स्पेक्स का एक जोड़ा स्पेयर में रखें, अपने पास रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे लाखों बच्चों में से 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि ट्रैवल के दौरान मान लो चश्मा बाथरूम में छूट गया, ट्रेन के बाथरूम में छूट गया, या कोई गलती से चश्मे में बैठ गया। तो आप इमेजिन करिए कि ऐसे मोमेंट पे यदि चश्मा टूट जाता है तो बच्चा किस लेवल का टूटेगा, उस बात का अंदाज़ा हमें लगाना मुश्किल है। जो इमरजेंसी मेडिसिन हैं जैसे ओआरएस, उसके अलावा फीवर की मेडिसिन, पेट दर्द की मेडिसिन, उसके अलावा आई ड्रॉप, वो आप अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएं। एग्ज़ाम वाले दिन खास तौर पे ध्यान रखना है बच्चों, आपको भी ध्यान रखना है, गार्जियंस को भी ध्यान रखना है कि जो पानी है वो आप बिल्कुल साफ़ वाला पानी पिएं, बिस्लेरी वाला पानी पिएं। कोशिश करें कि बाहर नल वगैरह से पानी नहीं पिएं, क्योंकि कई बार जो है कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है और उससे कई बार बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उस बात का खास ध्यान रखना है। पानी ज़रूर पीना है, लेकिन उतना ही पीना है जिससे कि ऐसा ना हो आपको एग्ज़ाम के दौरान बार बार वॉशरूम जाना पड़े। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना है। उसके अलावा गार्जियंस को एक बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे का एग्ज़ाम सेंटर है, एक बार एक दिन पहले उस एग्ज़ाम सेंटर तक जाकर के ज़रूर चेक करके आएँ कि उनको वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है। आसपास के लोगों से पूछें कि ट्रैफ़िक कैसा रहता है, उसी हिसाब से ट्रैवल प्लान करें। और एग्ज़ाम सेंटर पे लगभग 1 घंटा पहले पहुँचने का टारगेट तो अपने को रखना ही है। जो एग्ज़ाम वाली रात है, एग्ज़ाम के दिन से पहले वाली जो रात है, आपको बेटा ध्यान से रिलैक्स माइंड से उसमें नींद लेनी है 7.5 घंटे की कम से कम, क्योंकि आप जब अच्छे से नींद लेकर के जाओगे तो आप ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बच्चे इस टाइम पर ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा फॉर्मूले रिवाइज कर लूँ, ज़्यादा रिएक्शन देख लूँ, लेकिन बेटा उस समय क्या हो रहा होता है, वो एक तरह से वो आप पढ़ते हो और वो उसी रेट से वापस इवोपरेट हो रहा होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक ऐसा मोमेंट आता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो जिस रेट से हीट आ रही होती है उसी रेट से वो रिलीज़ हो रही होती है। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है, आप जिस रेट से पढ़ रहे होते हो वो उसी रेट से बाहर भी निकल रहा होता है। तो ऐसे समय ज़बरदस्ती कम सो करके बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने से बेनिफिट नहीं मिलता। आपने जो पिछले 1 साल 2 साल में किया है उस वाली मेहनत पर ट्रस्ट रखें, पॉजिटिव रहें कि आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, और कल जो एग्ज़ाम होने वाला है, यू आर गोइंग टू बी द विनर ऑफ दैट एग्ज़ाम। मॉर्निंग में 5:30-6 बजे के आसपास आप उठ जाएं और थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके, नहा धो करके
बिल्कुल तैयार हो जाएं और 7:30 बजे के आसपास, 7:30 से 8 जो भी आपको लगता है ड्यूरेशन है, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम सेंटर 20 मिनट की दूरी पे है, तो आप 7:30 बजे के आसपास एकदम रेडी होकर के बैठ जाएं, थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग 8 सवा 8 के आसपास होनी चाहिए। तो 20 मिनट वाले बच्चे 8 बजे निकलेंगे, जिनका ट्रैवल 1 घंटे के आसपास है वो तो 7:30 पौने 8 बजे ही निकल जाओ। तो 7:30 पौने 8 भी नहीं, 1 घंटे के ट्रैवल वाले को 7 बजे निकलना पड़ेगा। तो वो जो ट्रैवल वाला जो टाइम है उसका आपको खास ध्यान रखना है, ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर जाकर वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ के माहौल में एक्वेंट हो जाएं, वहाँ जा कर के देखें क्या लोकेशन है, कोई भी पेड़ वेड़ के आसपास ठंडी जगह पर आप जो है रिलैक्स कर सकते हैं। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम सेंटर खुले अंदर जाएं और टाइमली वहाँ जाकर बैठें। ये नहीं होना चाहिए कि भागते दौड़ते आ रहे हैं, उससे क्या होता है बच्चों की हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। एग्ज़ाम के दौरान आपका जो पेपर है, पहली बात तो पेपर को आपको एज ए होल देखना है, क्योंकि आपने, मेरे ख्याल से आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि आईआईटी की जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ होती है वो बहुत लो होती है, 5% के आसपास कट ऑफ होती है। ओवरऑल कट ऑफ जो होती है वो 17 से 20% के बीच में जनरली रहती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्कोर करना है, ना कि अटेम्प्ट करना है। यदि आपके केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करिए, फिजिक्स में ज़्यादा आते हैं तो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमेशा स्कोरिंग पोर्शन से शुरुआत करनी है, जैसे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, इंटीजर्स एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें सिंगल आंसर आता है, जिसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं आंसर आ जाता है। शुरुआत वहां से करनी है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस जनरली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो करने तो हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि थोड़ा देर से करें। जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के आपने सिंगल करेक्ट कर लिए सारे, केमिस्ट्री के आपने इंटीजर्स कर लिए, कॉम्प्रिहेंशंस देख लिए, मैथ्स दी कॉलम अगर सिंगल मैचिंग वाला है तो वो कर लिया। अब आपको मेरा सजेशन है कि जंप मारना चाहिए फिजिक्स के इंटीजर पे, फिजिक्स के सिंगल करेक्ट पे, मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो सिंगल करेक्ट, जिनके आंसर सिंगल डिजिट आते हैं या मान लीजिए सिंगल चॉइस हैं, वो सारे करने के बाद आप फिर से आ जाइए अपने फेवरेट टॉपिक पे। केमिस्ट्री यदि फेवरेट है तो उसकी मल्टीपल करेक्ट पहले करिए, उसके बाद फिर बाकी सबके मल्टीपल करेक्ट आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हमें एक साथ 3-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जब एक साथ 3-4 क्वेश्चंस नहीं आते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। ऐसे समय में बच्चों अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करनी चाहिए, हमारे वो अचीवमेंट याद करने चाहिए जो हमने पिछले 16-17 सालों की उम्र में हासिल किए, जो आप 16-17 साल की एज में लगभग सभी बच्चे होंगे। तो आपने जो पास्ट में जो भी अचीवमेंट आपके हुए, आपने कोई मैच जीता है, आपने कोई एग्ज़ाम में टॉप किया है, आपने कोई स्टेज पे गाना गाया था जहाँ पे सब लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई थी, वो जो मोमेंट होगा उसको याद करिए और अपने आप को वापस पॉजिटिव एनर्जी से भरिए एंड यू कम बैक और पेपर फोड़ दो। तो एग्ज़ाम के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना है। फिजिक्स के पेपर में कुछ बातों का ध्यान और रखना है बच्चों आपको, जैसे सर्किट के क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट की बैटरी, 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, हमने स्क्रीन पे देखा, हमने लिखना चालू किया, 10 ओम का रेजिस्टेंस था, लेकिन मेरे दिमाग में वो 3 फिगर थी, 10, 20 और 5। अब कैपेसिटर तो हो गया मेरा 10 माइक्रोफेरेड का, रेजिस्टेंस रह गया 5 ओम का, हो सकता है बैटरी मैंने सही लगा दी। और डेटा स्विपिंग इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक इन द एग्जाम। अब उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाल दिया और हो सकता है वो आंसर मेरे को ऑप्शन में दिख भी गया, मैं आगे बढ़ गया, खुश भी हो रहा हूँ क्योंकि मैंने आंसर भी निकाल दिया, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक, वहां से यहां तक डेटा आने में, डेटा में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए डेटा को दोबारा क्रॉस चेक कर लें। आंसर लगाते टाइम पास्ट में मैंने देखा है कई बच्चों ने आंसर निकाला बी, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में थे, लगा के आ गया डी। अच्छे अच्छे बच्चे, टॉप 10 वाले बच्चों ने मुझे ये फीडबैक दिया कि सर मैंने तो डी निकाला था, बी लगा के आ गया, बी निकाला था, डी लगा के आ गया। तो जब आंसर आप मार्क कर ले तो एक बार और देखें, हार्डली 3 सेकंड लगेंगे आपको उसको देखने में। वो सारे क्वेश्चन जो आपका बाउंसर लगते हैं उनको रिव्यू के लिए छोड़ दें और एंड में करें। इफ पेपर इज टफ, इट इज टफ फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि आपके लिए, आईआईटी वालों ने विशेष तौर पे टफ पेपर बनाया है। आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो आपके दिमाग को इस समय रिलीव भी कर सकते हैं और एक टारगेट सेट कर सकते हो आप अपने लिए। आपको पता है लास्ट ईयर जेई 2020 में 28% मार्क्स पर 11,000 के आसपास रैंक आई थी। 28% मार्क्स यानी कि आप 28% मार्क्स स्कोर करिए
और आप 11,000 में अपना स्थान पा सकते हैं। इसमें आपको पीछे के IITs मिलेंगी। यदि आप गर्ल कैंडिडेट हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, स्पेशल जो कैटेगरी बनाई गई है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको हो सकता है कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल भी जाए 28% मार्क्स पर। 48% मार्क्स पर रैंक आई थी 1650। 1650 रैंक में आप किसी भी IIT के अंदर, अच्छी IIT के अंदर, देश की कोई भी IIT के अंदर एडमिशन पा सकते हैं, खाली ब्रांच का फर्क होगा। 54% मार्क्स जिस बच्चे के आए थे उसकी रैंक आई थी लगभग 900, और 58% मार्क्स पर, 59% मार्क्स पर रैंक आई थी ऑलमोस्ट 500। 75% मार्क्स पर रैंक आई थी लास्ट ईयर 38, 89% पर रैंक आई थी 1। इसका मतलब यदि किसी बच्चे का किसी कारणवश 40% पेपर ठीक से सॉल्व नहीं हो पाया, वो सिर्फ 60% पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया, 40% पेपर में गलत हो गया या जो भी है 40%, 30% उसका छूट भी गया किसी कारणवश लास्ट ईयर, तो भी उस बच्चे की 500 में रैंक तो आई, क्योंकि उसने 60% पॉजिटिव अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि बाय चांस कोई टफ क्वेश्चन आ गए, 3-4 क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए फिजिक्स में 3-4 आ गए, केमिस्ट्री में, या कहीं भी एक पेपर में अगर 5-7-10 क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए पेपर अटेम्प्ट करते 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 वो सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इजी थे, अटेम्प्ट करते करते लास्ट में टाइम नहीं भी बचता, तो भी आप एक अच्छी रैंक आपकी सिक्योर हो चुकी है। तो इसलिए पेपर में बच्चों सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस पे प्रेफरेंस देनी चाहिए जो मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आपको अपने लिए इजी लगते हैं, स्कोर करने की कोशिश करनी है। घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है, और अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। पेपर के दौरान रफ वर्क का खास ध्यान रखना है बच्चों। कई बार बच्चे रफ वर्क बहुत बेकार तरीके से करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5, मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन करते करते लास्ट में मुझे आंसर मिल नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं आगे चला गया। आगे जाने के बाद मैंने 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन किए। 10th 11th क्वेश्चन करने के बाद मान लीजिए मैं वापस, इफ़ आई एम कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड इफ़ आई एम रीस्टार्टिंग इट, तो मुझे फिर से लिखना पड़ता है सारी इक्वेशंस। बनिस्बत इसके यदि आपका रफ वर्क सिस्टमैटिक है तो आप अपनी वो सारी कैलकुलेशंस को एक बार चेक कर सकते हैं। 90% चांस है कि आपको अपनी गलती पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि जब आप उसी क्वेश्चन को, उसी कैलकुलेशन को रिविजिट करते हैं तो वो गलती पकड़ में आती है, जो कि हो सकता है एक ट्रिवियल मिस्टेक, हो सकता है कहीं आप 2 + 2 5 लिख रहे हो, उस समय आपको नज़र नहीं आती, लेकिन व्हेन यू कम बैक एंड व्हेन यू चेक इट, आप थर्ड पर्सन की तरह जब उसको देखते हैं तो फिर वो अपने आप जो है आपको गलती पकड़ में आती है। तो रफ वर्क आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए, और आंसर लगाते समय आपको खास ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो आपने आंसर निकाला है B और आपने लगा दिया है D। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, एंड छोड़ दीजिए IIT JEE 2021 आपका एग्ज़ाम है, आप इसके अंदर कुछ करके दिखाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।